हेलो गाइस, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रदीप एलएलबी पर। तो गाइस, आज हमारा कंसेप्ट है, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के ऊपर आज हम डील करने वाले हैं। तो गाइस, ट्रस्ट मी, मेरी वीडियो पे बने रहें। आज मैं आपका एजेंसी का कंसेप्ट है पूरा क्लियर करने वाला हूँ। गाइस, मैं ट्राई करूँगा इसे 2 वीडियो के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है ये, और मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह पॉइंट सारे समझ आ जाए। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो की जगह मैं 2 वीडियो लूँगा। 2 वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूँगा। और आपने अगर 2 वीडियो देख ली, उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं एलएलबी का, या कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। चलो गाइस, आज शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूँगा। एजेंसी में होता क्या है, व्हाट इज़ एजेंसी। देखिए, ए बी सी, ए समझना गाइस, एक बार बस इसे अभी स्टार्टिंग में समझ लो, ताकि आगे के सारे मैं इसी हिसाब से समझाने वाला हूँ, इसी एग्जांपल से सेम। ए हो गया हमारा वो पर्सन हो गया, प्रिंसिपल कहते हैं इसे, वैसे ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है। बी हो गया हमारा एजेंट, जो प्रिंसिपल के नीचे काम करता है। सी हो गया थर्ड पार्टी, जिसके लिए काम करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक क्लियर है। देखिए, ए कौन है, प्रिंसिपल कौन होता है। प्रिंसिपल वो बंदा होता है जिसकी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी कोई कंपनी है या कुछ भी, इस कंपनी का ये हेड है, ठीक है। हेड है मतलब इसके नाम पे वो कंपनी रन करती है, अपना काम, अपनी सर्विसेज, अपनी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो देती है। अब ये देखिए, अब आपको पता ही है कि एक जैसे उस कंपनी का ऑनर हो गया तो प्रिंसिपल हो गया, तो वो ऑनर पूरी की पूरी कंपनी को अकेला तो चला नहीं सकता ना, अकेला। तो वो क्या करता है, अपने नीचे जिन बंदों को रखता है काम करने के लिए, वो एजेंट होते हैं, ठीक है। अब एजेंट होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट एजेंट भी होते हैं, ठीक है। पर अभी उस पर नहीं जाएंगे, अभी तो हम एजेंट्स की नॉर्मल बात करते हैं। ये एजेंट होगा, ठीक है। अब ये एजेंट क्या करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रियल इस्टेट का काम करता है। अब ये जो बी है एजेंट, इसके लिए रियल इस्टेट के लिए बंदों को हायर करेगा, ढूंढेगा जो इसकी डीलिंग करवा सके। एज अ मीडिएटर होता है ये, बी मीडिएटर है जो डील करवाएगा इसके साथ, इस बंदे की, तीसरे बंदे की। तो ये क्या करेगा, इस बंदे से पूछेगा, हाँ भाई तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, वो कहेगा हाँ मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, कैसी प्रॉपर्टी चाहिए, सारी नीड एंड नेसेसिटी रिक्वायरमेंट्स इसकी पूछेगा। बी किससे पूछेगा, थर्ड पार्टी से, सी से पूछ के जैसी जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग वो इससे डील करवा देगा। वो बताएगा उसे कि मैं एक एजेंट हूँ, जो कि मैं ए के लिए, इस कंपनी के लिए काम करता हूँ, ठीक है ना। बताएगा वो सारा कुछ, ताकि सी को पता रहे इन फ्यूचर कुछ, क्यों पता रहे, इसके लिए एक रीज़न है। इन केस कोई फ्रॉड होता है इसके साथ, कोई उसको नुकसान होता है, तो वो किससे कंपनसेशन लेगा, ठीक है ना। अभी वो बी को तो जानता ही नहीं, कोई इसके घर का बंदा तो है नहीं, तो इसी तरह जानेगा ना कि वो बताएगा कि मैं एक एजेंट हूँ, मैं इसके लिए काम करता हूँ, तो किससे पकड़ेगा, वो सीधा कंपनी को पकड़ेगा। अगर इन केस ये नहीं बताता तो वो किसे पकड़ेगा कि वो किसके लिए काम करता है, तो वो कहेगा, अगर इसने कुछ भी नहीं अपना बताया किसके लिए काम करता है, तो वो इससे कंपनसेट करेगा जो भी नुकसान होगा इन फ्यूचर। तो आई विश आपको ये समझ आ गया होगा। देखो, मैं समझा दिया कि प्रॉपर्टी इसको चाहिए थी, इसने बी ने क्या करा, एजेंट ने डील करवाई प्रिंसिपल के साथ। जो भी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से जो भी इन्होंने डीलिंग हुई होगी इनकी कि कैसे करना है, तो इसकी प्रॉफिट का कुछ पार्ट इसने इसको दे दिया होगा। तो एजेंट इस तरह काम कर रहा है। और याद रखना, एजेंट के प्रिंसिपल कभी एक नहीं होता, एजेंट के मल्टीपल प्रिंसिपल्स होते हैं।
सर्वेंट का एक प्रिंसिपल हो सकता है, पर एजेंट के मल्टीपल प्रिंसिपल होती हैं। अभी ये इसके लिए काम कर रहा है तो हो सकता है और भी किसी फील्ड में, या और भी किसी फील्ड या सेम फील्ड में, किसी भी फील्ड में वो किसी और प्रिंसिपल भी बना के बैठा हो। जैसे ये इसका बी कंपनी के लिए, सी कंपनी के लिए और भी प्रिंसिपल हो, अलग अलग प्रिंसिपल के लिए काम करता है एजेंट। इसलिए एक तरीके से फ्रीलांसर की तरह काम करता है, ठीक है। एज ए फ्रीलांसर होता है ये, फ्रीलांसर वर्क को होल्ड करता है। अब इसे बैक कर लो पहले फटाफट। देखिए अब एग्ज़ाम्पल आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है गाइस, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो बस थोड़ा बोल रहे हैं, आई विश ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए, अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए मीनिंग ये बताया हुआ है यहाँ पे। गाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से नहीं दिखाऊंगा, आप अपने नोट्स रेडी कर लो। अगर अभी नहीं करा तो वीडियो को पॉज करो, नोट रेडी कर लो, क्योंकि मैं ज़्यादा इसे स्क्रॉल नहीं करूँगा, मैं मोटी मोटी बातें बताऊँगा ताकि जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब आप पढ़ोगे तो आपको उससे ये बातें पता रहेंगी ना मोटी मोटी, तो आपको वो जो लाइन्स है, सेंटेंस है, वो आराम से समझ आ जाएंगे और बड़ी ईज़िली आप अपना जो कंसेप्ट है क्लियर कर लोगे। तो गाइज़ देखिए, मीनिंग में देखते क्या है। इसमें पूछा हुआ है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अ पर्सन एम्प्लॉयज अनदर पर्सन टू डू एन एक्ट फॉर हिम। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब। टू रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग विथ थर्ड पार्टी सो एज बाइंड हिमसेल्फ बाय, एक मिनट ये दिख नहीं रहा, हाँ, बाय एक्ट सच अनदर पर्सन। अब देखिए इसमें ये बताया हुआ है कि एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता क्या है, उसका मतलब क्या है। बाय इसमें बताया एक जो पर्सन है वो काम करेगा दूसरे पर्सन के लिए, मतलब किसके लिए, ए बी सी। देखिए ये पर्सन की बात करी जा रही है, जो बी है काम करेगा इस पर्सन के लिए, प्रिंसिपल के लिए काम करता है। और जो वो काम करता है, जो भी एक्ट करता है, वो करता है किसको रिप्रेजेंट करता है, वो ए को रिप्रेजेंट करेगा थर्ड पार्टी के सामने, ठीक है ना। उसकी डीलिंग करवाएगा ना, उसकी नीड एंड नेसेसिटी की। अगर रियल इस्टेट का तो रियल इस्टेट की जो भी नीड एंड रिक्वायरमेंट है वो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इससे डील कराएगा ना। लिखा हुआ डीलिंग विद थर्ड पार्टी, और ये एक दूसरे को बाइंड करते हैं। इन केस अगर ये अब देखिए ये जो भी टर्म एंड कंडीशन है विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी, जो भी विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर काम करता है, कौन बी, अगर जो इसको स्कोप और अथॉरिटी है, जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन हुआ है, जो इन दोनों के बीच में हुआ है, तो उसके अंदर काम करता है, तो जो भी नुकसान आएगा ना गाइस, ये सी पार्टी ना सीधा इससे लेगी, इसको कुछ नहीं कहेगी, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर इससे बाहर होके बियॉन्ड करता है, बियॉन्ड द स्कोप एंड अथॉरिटी करता है, तो इसको पकड़ेगी। फिर उसके ऊपर है, चाहे इसको पकड़े चाहे इसको पकड़े, वो इसके ऊपर है, थर्ड पार्टी के ऊपर है, ठीक है। ये गाइस जो बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक मिनट थोड़ा नीचे कर लूँ, ओके। मीनिंग ऑफ एजेंट, ये देखिए मीनिंग ऑफ एजेंट सेक्शन 182 में बताया हुआ। एन एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। थर्ड द एजेंट एस्टैब्लिश अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ सच अनदर पर्सन थर्ड पर्सन, ठीक है। एजेंट के बारे में वही बताया हुआ है कि जो एजेंट होता है एक एम्प्लॉय की तरह, एक ऐसा एम्प्लॉय होता है जो ऐसा काम करता है, जो वो एक्ट करता है किसी दूसरे पर्सन के लिए और रिप्रेजेंट करता है, डीलिंग करवाता है थर्ड पार्टी के थर्ड पार्टी की प्रिंसिपल के साथ, ठीक है। वो भी मतलब एक तरीके मीडिएटर का रोल प्ले करता है, यही बताया हुआ है। तो भाई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हु में एजेंट, ये देखिए ये भी बताया हुआ, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा नीचे कर दूँ ताकि आपको दिख जाए। अब यहाँ पे क्या एजेंट, ये ध्यान रखना, एजेंट कौन बन सकता है, एजेंट कौन होता है, ठीक है। अब देखिए एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन, ये पढ़िए देखिए, एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन, जो कि इन दोनों को थर्ड पर्सन और प्रिंसिपल को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन जोड़ने का काम कर रहा है,
जो जिसके पास कॉन्टैक्ट कराने की कैपेसिटी है ऐसे पर्सन के पास, और या नहीं है या है, ठीक है, ये मायने नहीं रखता, बस वो क्या करा रहा है, डील करा रहा है। इसमें साफ लिखा हुआ है may become an agent minor or person unsound mind कैन ऑल्सो बिकम एन एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखिएगा इस पर साफ लिखा हुआ है, कोई भी बंदा जो ABC, मतलब देखिए जो भी इनके बीच में डील करवा रहा है ना, देखिए गाइस इनके बीच में डील करवा रहा है, ये जो बी है, चाहे इसके पास कैपेसिटी हो चाहे ना हो एजेंट बनने की, अनसाउंड इसमें लिखा है, चाहे साउंड माइंड, मतलब चाहे ये माइनर ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे माइनर ही बच्चा ही क्यों ना हो, और ये इनके बीच में डील कर, चाहे इसके पास कॉन्टैक्ट कराने की कैपेसिटी भी ना हो, फिर भी ये करवाएगा। अगर अगर इसके पास कॉन्टैक्ट करवा रहा है तो ये इसके पास भी राइट है, ये माइनर बंदा या चाहे नहीं करवा पा रहा वो भी करवा सकता है, चाहे उसके पास कैपेसिटी हो करवाने की वो भी करवा सकता है, जिसके पास नहीं है नहीं करवा वो भी करवा सकता है। फॉर एग्जांपल आप सोचेंगे माइनर करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट, तो हाँ करा सकता है, माइनर भी करा सकता है, ये लिखा हुआ है माइनर पर्सन और अनसाउंड माइंड, देखो दोनों का मेंशन हुआ है, तो आपको अब ये क्लियर करा हो गया होगा कि कोई भी इस तरह का बंदा करा सकता है, ठीक है, इन दोनों जो भी है। अब देखिए अब इस पे ध्यान नहीं देते, जो मैं अपना मेन सिलेबस शुरू करता हूँ। गाइस थोड़ा समझना जो मैं बातें बोलूँगा, बाकी आपको फिर दिखा दूँगा इसमें भी। अब देखना मतलब एजेंसी में होता क्या है, देखो एजेंसी के अंदर होता ये है कि जो बिज़नेस होता है वो मैंने आपको बता दिया, कल कोई रन नहीं कर पाता है तो उसके नीचे एजेंट होता है, एजेंट को अथॉरिटी देता है प्रिंसिपल कि तुम्हारे पास ये है, राइट्स हैं, अधिकार है कि तुम इस अधिकार के दायरे में रह कर, विद इन द स्कोप अथॉरिटी के अंदर रह कर तुम अपना काम करो, ठीक है। और नॉट हायर और पर्सनली नेचर सर्विसेज देयर एजेंट नॉट हायर, तो मतलब उसके अंदर ही रह के वो काम करना है। अब प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन क्या होता है, देखिए ये बताता हूँ मैं आपको। एजेंट का प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि वो एजेंट जो डील कराएगा किससे, थर्ड पार्टी पे, और किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, बिहाफ मतलब इनके बिहाफ मतलब कि इनकेस कल को कोई कुछ भी होता है, जैसा उसने कहा है, गाइडलाइन दी है प्रिंसिपल ने, उसने काम किया पर उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है वो एजेंट, और नुकसान होता है थर्ड पार्टी को, तो कौन भरेगा, प्रिंसिपल भरेगा, उसमें उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं इस एक्ट के अंदर जब वो कराता है, किसके प्रति, एजेंट के प्रति, वही जो मैंने बताया कि उसे प्रोटेक्ट करेगा, अगर कुछ भी नुकसान होता है तो कंपनसेट थर्ड पार्टी को वो करेगा, अगर विद इन द स्कोप एंड अथॉरिटी के अंदर करता है। अब डेफिनेशन भी मैंने बता दी आपकी। अब एजेंट की देख लो, अगर एजेंट की लोगे तो एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, वही बात होगी, एक ऐसा बंदा होता है जो किसी और के लिए काम करता है, रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी के आगे, किसी प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, वही हो गया एजेंट। प्रिंसिपल भी वही, प्रिंसिपल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अब प्रिंसिपल फॉर whom such all is done, जिसके लिए सारा काम किया जा रहा है वो प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अ पर्सन हु इज़ सो, बस ये रहने दीजिए और आपको एक ही डेफिनेशन, ठीक है। ठीक, अब आगे बात करते हैं, देखिए एसेंशियल ऑफ वैलिड एजेंसी, और ठीक है। अब देखिए अब एसेंशियल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिखना होता है हमें। एसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं, किसकी, वैलिड एजेंसी की। देखना इसमें क्या क्या होता है, जिसमें जैसे इसमें नो कंसीडरेशन इज़ नेसेसरी, सेक्शन 185 में कॉन्ट्रैक्ट का ये एक्सेप्शन है कि इसमें कि अपना जो कंसीडरेशन होता है उसकी नेसेसिटी नहीं होती है। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न एज अ बेनिफिट, किसे, एजेंट को, ठीक है। कोई कोई काम कर रहा है, उसके लिए कुछ काम किया तो वो अपना बेनिफिट लेगा ना, पर इसमें नेसेसिटी नहीं है कि बेनिफिट तुम्हें मिले, ठीक है, मतलब एजेंट को, वो उसके ऊपर है, वो उनकी अपनी आपस की बात है, एजेंट और उसके बीच में, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो अब देखना एजेंसी
जो एजेंसी का जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड बहुत, ये दोनों ही में कंफ्यूज नहीं होना। एक्सप्रेस में क्या होता है? एक्सप्रेस में होता है तुम ओरली या रिटर्न में एक डील करते हो या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, ठीक है, ठीक है, और बोल कर या लिख कर, ठीक है, ये क्लियर है। एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली क्या होता है? इम्प्लाइडली में होता है, इसमें लिखा नहीं जाता, लिख के नहीं दिया जाता, ना रिटर्न में दिया जाता, बस सरकमस्टेंसेस बोलते हैं इसमें, परिस्थितियाँ बताती हैं कि अगर जैसे इसमें लिखा नहीं जाएगा पर तुम्हारी कंडीशन ऐसी होगी ना कि तुम्हें पता लग जाता है कि भाई तुम्हारा जो है कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा वो सर्कमस्टेंसेस ये बता देता है। तुम्हारा बिहेवियर हो गया किसी भी बिज़नेस को लेके, तो तुम्हारा बिहेवियर ही बता देगा। तुम अब उसके साथ ज्वाइन हो, काम कर रहे हो, तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, तो अब कर रहे हो काम तो अपने बेनिफिट के लिए ही कर रहे हो ना, तो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एग्रीमेंट ये बन जाएगा। सेक्शन 186 में ये दोनों डिफ़ाइन करे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अब इसके तीसरे की बात करते हैं, ठीक है। उस जो पर्सन होगा उसमें, जिस पर्सन की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। और जो प्रिंसिपल होगा जैसे मैंने ABC, ये इस वाले प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, जो प्रिंसिपल है जिसके नीचे एजेंट काम कर रहा है, इसके साथ कभी भी अगर ये एजेंट डील कर रहा है तो उसको ध्यान में रखना है कि भाई वो एजेंट हो ना कम्पिटेंट हो। कम्पिटेंट बोले तो मेजर या अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पागल पोगल नहीं होना चाहिए वो, तो तब जाके तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड होगा, ठीक है। अब एक और बताता हूँ आपको एसेंशियल। अब वही जो मैंने आपको बताया था, जो एग्रीमेंट होता है, जो एजेंट होता है, सॉरी, जो एजेंट होता है वो कम्पिटेंट हो भी सकता है, ठीक है ना, और नहीं भी हो सकता है, ये मायने नहीं रखता है। मैंने आपको बता दिया था अभी पीछे जो मैंने ऊपर पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे पढ़ा नहीं था मैंने अभी आपको, मतलब चाहे माइनर भी हो तब भी वो कर सकता है। हाँ, अनसाउंड मतलब अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कराने में तब भी कर सकता है। अनसाउंड माइंड का भी ऊपर बताया था। तो ये सारे गुण अगर बंदे के अंदर हैं भी, बस वो अगर इतना एलिजिबल है कि कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है तो भाई करवा लेगा। पर इसमें सोचने वाली बात है कि अब जो प्रिंसिपल है ऐसे बंदे को ही हायर करेगा, वो प्रिंसिपल के ऊपर है कि वो कैसे एजेंट को हायर करे। वो तो ऑब्वियस है यार, अपना इंटरेस्ट देखेगा, अपना हित देखेगा कि उसको जहाँ बेनिफिट मिले, किससे मिलेगा, एक ऐसे एजेंट से मिलेगा जिसको, जो ऐसा बंदा होगा जिस डील करवाने में तो उसको बेनिफिट लाएगा, डील करवाएगा, काफ़ी वो बेनिफिट और उसको प्रॉफिट में लाएगा उसकी कंपनी को। तो ऐसे बंदे को हायर करना वो उसके ऊपर है, वो कैसे को हायर करे, ठीक है ना। इसमें कोई मेंशन नहीं कि तुम उसको हायर नहीं कर सकते हो, माइनर को हायर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई करा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अब देखना, अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा खुल के इसके बारे में बता देता हूँ। किसके बारे में? मैंने एक्सप्रेस जो हम एसेंशियल एलिमेंट में अभी मैंने आपको बताया था, जो एग्रीमेंट होता है दो तरीके का, एक्सप्रेसली भी होता है, इम्प्लाइडली भी होता है। एक्सप्रेसली में आप एक बता दिया, और रिटर्न, और इम्प्लाइडली में जो होता है, ठीक है ना, वो क्या, कैसे पता लगेगा कि इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं? इसके थोड़ा सा लंबा होगा, पर मैं ट्राई करूँगा जल्दी बता दूँ ताकि आपको थोड़ा सा बिहेवियर में पता लग जाए, सर्कमस्टेंसेस कैसी मैं बात कर रहा हूँ। इम्प्लाइडली, ठीक है, एजेंसी बाय नेसेसिटी इम्प्लाइडली। तो देखना ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ठीक है, जो बताता हूँ मैं आपको। एजेंसी बाय स्टेपल्ड में के अंडर बताया गया ये एक पॉइंट ये भी है, इसमें बताया गया कि एक पर्सन होता है कि मतलब इंडिकेट करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है किसे, किसे करता है? थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता है, बोलता नहीं है, दिखता नहीं है, पर इंडिकेट करता है, ऐसा बिहेवियर दिखाता है कि दैट इज़ अ एजेंट। और तो
तो एजेंसी और बाई स्टेपल में यही होता है कि वो बताएगा नहीं, उसे दिखाएगा नहीं, पर एक उसकी जो बिहेवियर होगा वो एक एजेंट वाला होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों मेंशन है तब भी वो एजेंट ही कहलाएगा, अगर ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है कि दैट ही इज़ एजेंट, और तो वो एजेंट की कैटेगरी में है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। इसमें भी देखना, उसमें बोल के लिख के नहीं कुछ कर रहा है, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक अपना बिहेवियर दिखा रहा है ना, उसमें होता है ये, जिसमें होता है कि जैसे एक ना बंदा है जिसे प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल, मान लो कि प्रिंसिपल और एक बंदा है, पर प्रिंसिपल को उसे पता है कि भाई ये बंदा एजेंट नहीं है एक्चुअल में, पर वो जो बंदा एज ऐसे अपने पर उस पार्टी को पता है, उस पार्टी को पता है प्रिंसिपल है, प्रॉपर्टी डील करवाती है, कि मतलब किसी भी चीज़ की प्रिंसिपल है, किसी एक कंपनी की प्रिंसिपल है वो बंदा। तो उसके और उस बंदे के सामने काम हो रहा है, और वो बंदे को पता है कि भाई जो मतलब थर्ड पार्टी जो बंदा एजेंट है वो ऐसा बिहेव कर रहा है किसके सामने, उस थर्ड पार्टी के आगे, मतलब अपने आप को एक ऐसा मतलब पॉजिटिव और एफर्मेटिव एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव और एफर्मेटिव एक्ट कर रहा है कि जिससे उस बंदे को लग रहा है कि भाई थर्ड पार्टी को लग रहा है ये एजेंट ही है, ये हमारा काम करवा सकता है, और प्रिंसिपल को ये पता होते भी वो नहीं बता रही है कि भाई ये एजेंट नहीं है। तो वो एज अ मतलब जो बंदा जो एजेंट होगा वो थर्ड पार्टी के लिए एज अ एजेंट का ही मतलब होगा, मतलब एजेंट ही सब माना जाएगा। कोर्ट के आगे भी केस जाता है तो एजेंट ही माना जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी बताएगी कि इसके आगे था, इनको बताना चाहिए था प्रिंसिपल को कि एजेंट नहीं है, जो भी वो बिहेवियर कर रहा था और जो भी अपने आप को एक्ट कर रहा था, ये पॉजिटिव एक्ट दिखा रहा था, है ना, एफर्मेटिव एक्ट दिखा रहा था, तो इसके अंदर उसको बताना चाहिए था, बट नहीं बताया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्टी के सॉरी थर्ड पॉइंट के अंदर, एजेंसी बाय इमरजेंसी। अब देखना, इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको समझ लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, एजेंट, इसमें वैसे देखिए एक बात मैंने आपको बता दी है कि जो एजेंट होगा वो तब तक बचा रहेगा, ए बी बी सी की अभी बात नहीं करेंगे, ये जो बी है तब तक बचा रहेगा जितना इसने गाइडलाइन दी है, गाइडलाइन है जो इसकी, उसके अंडर में काम करेगा, विद इन द स्कोप एंड अथॉरिटी के अंदर काम करेगा, जो भी पावर्स इसको दी है इसने ए कि इसके अंदर रह के तुमने काम करना, तब तक इसको कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, इससे कंपनसेशन नहीं ले सकता है, ठीक है, अगर लीगल काम कर रहा है बी। पर अगर इससे बाहर जाके काम करता है तो भाई इससे अगर कोई नुकसान होता है किसी ए को, प्रिंसिपल को, जिसने इसने बोला, इसने अपना और ज़्यादा दिमाग दौड़ाया और चाहे प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अपना या इसका प्रिंसिपल का कर दिया नुकसान, तो कौन करेगा, थर्ड पार्टी किससे करेगी क्लेम, वो करेगी इससे। अगर वो इससे करेगी तो वो इससे करेगा, अगर वो पैसे इससे लेगी अपने कंपनसेशन की, वो तो इसके ऊपर डिपेंड है ना किस पे केस शू करे, ए पे करे बी पे करे, वो थर्ड पार्टी के ऊपर है, पर सारा का सारा कंपनसेशन इसी से ली जाएगी, जो नुकसान है इसी से क्लेम किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेप्शंस हैं कि कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के ये अपने कुछ एक्सेप्शन में बचाव भी कर सकता है कि भाई मैंने किस लिए काम किया, अगर वैलिड होंगे वो रीजंस, तो उस रीज़न की थोड़ी सी एक लिस्ट भी है, वो भी आपको बताता हूँ कि किस कंडीशंस में ये बच सकता है। मैं आपको एक एक करके वो लिस्ट बताता हूँ। अगर देखिए कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है जो एजेंट है, जैसे अब अपने बाहर जाके स्कोप एंड अथॉरिटी के
कि जिससे वो अपने एक हैवी लो काफ़ी तगड़ा लॉस, काफ़ी तगड़ा नुकसान हो सकता है उसकी कंपनी को, प्रिंसिपल को, ठीक है, लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ये बात एजेंट को पता है। अगर वो उसे पता है कि अभी वो कोई एक्शन नहीं लेगा तो इन फ्यूचर उसे, इस प्रिंसिपल को, उसके जो मालिक को, उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो वो अगर कुछ ऐसा एक्शन लेता है उसके वेलफेयर के लिए, गुड फेथ में, तो भाई उसे जो थोड़ा है प्रोटेक्शन मिल सकती है। और दूसरा पॉइंट भी आ जाते हैं हम, ठीक है। और उसके पास दूसरा है कि उसके पास टाइम, और जैसे होता है ना कि टाइम, और उसके पास इतना टाइम ही ना हो कि कम्युनिकेट कर सके किससे, प्रिंसिपल से, कि उसे बता सके कि भाई तुम्हें लॉस हो, बट उसे ऑन द स्पॉट करना हो। ये पॉइंट याद रखना, बाद में अप्लाई कर लेना, अभी फ़िलहाल याद रखो। जैसे टाइम नहीं है, अब उसे पता है कि अभी नहीं करा, अभी कुछ थोड़ा सा और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है या टाइम नहीं है, तो और वो कर देता है और उससे हो जाता है नुकसान। तो ये बेचारा उस चीज़ में अपने को बचा सकता है इस केस में भी। एक्चुअल डेंजरस कंडीशन होनी कंपलसरी है वहाँ पे। ऐसा ना हो कि ऑर्डिनरी केस में ही वो लगा हुआ है अपना करने के लिए, फिर उसी में बचाव भी ले रहा है कोर्ट में कि भाई मैं तो बहुत ही डेंजरस कंडीशन थी। वो सर्कमस्टेंसेस बताएंगे कि डेंजरस कंडीशन थी कि नहीं थी, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, और या फिर वो प्रिंसिपल डिसाइड करेगा। मतलब वही मैंने बताया, जो एजेंट का एक्ट होना चाहिए, बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए, मतलब गुड फेथ में होनी चाहिए। बोनाफाइड इंटेंशन आपको पता है, गुड फेथ, तो तब बच सकता है। अब और जो एक्ट होना चाहिए रीज़नेबल और प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। रीज़नेबल और प्रैक्टिकेबल होगा तो वो बच सकता है। और या तो इस एक कई कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि उसमें कुछ प्रिंसिपल खुद ही पावर दे देता है कि तुम इन, अगर ऐसे ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जैसे ये जितनी मैंने कंडीशन बताई, अगर इन कंडीशन को रख के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देते हैं उसका प्रिंसिपल कि तुम इस कंडीशन में जाके तुम कर सकते हो ऐसे एक्ट, और जो कि बोनाफाइड इंटेंशन के साथ हो, तो भी वो अपने आप को सेव कर सकता है। अब चौथा पॉइंट ये हो गए सारा का सारा। इमरजेंसी मैंने बता दी है कि इमरजेंसी के टाइम पे बियॉन्ड द स्कोप एंड अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर सकता है, ठीक है ना। अब अब बात करते हैं एक बार प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर, ये भी एक पॉइंट है। अब एक हस्बैंड एंड वाइफ वाला ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए, जो कि इसमें भी थोड़ा सा होता है एक चीज़, कंडीशन है हस्बैंड एंड वाइफ को लेके इम्प्लाइडली में। जैसे ये मैं अभी आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ ताकि आपके बाद में प्रॉब्लम ना हो। मुझे पता है कि अभी ये थोड़ा सा आपके सिलेबस में भी सिलेबस से अगर अगर आपके नहीं भी होगा तो, बट ये चीज़ों का आपको क्लियर होना ज़रूरी है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। इन अब देखिए क्या होता है हस्बैंड एंड वाइफ, अगर एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ये भी इम्प्लाइड तो वही इम्प्लाइडली के ऊपर बताता हूँ मैं। इम्प्लाइडली एग्रीमेंट के तरीके से ही होता है ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, ठीक है, एक्सप्रेसली या रिटर्न या उसमें नहीं दिया जाता है, पर ये होता है इम्प्लाइडली होता है एक तरीके का। तो जिसमें होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ है लिविंग में रहने चाहिए, ठीक है, इस कंडीशन के इम्प्लाइडली के लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ पहले सुन लीजिए इसकी कंडीशंस। लिविंग में रह रहे हों और मतलब वाइफ के पास इस कंडीशन में पैसे ना हो कुछ नीड एंड नेसेसिटी को ख़रीदने के लिए, ठीक है, जो उसकी नीड एंड नेसेसिटी उसको ख़रीदने के लिए पैसे ना हो वाइफ के पास। वाइफ नॉट फॉरबिडन बाय एनीथिंग परचेसिंग, मतलब फॉरबिडन ना करी गई हो वो वाइफ को, किसके, बाय हस्बैंड,
कि तुमने ये चीज़ नहीं लेनी है, ये चीज़ क्रेडिट नहीं करनी है, परचेज़ नहीं करनी है किसी से, चाहे अगर हस्बैंड के थ्रू मना करा ना गया हो, ठीक है ना, रोका ना गया हो, और ट्रेडर को मतलब ट्रेडर को जो उसका हस्बैंड है एक्सप्रेसली तौर पे उसने ना बोला हो कि मतलब उसकी वाइफ को कोई भी गुड्स या क्रेडिट है नहीं देना है। अगर ये 4 कंडीशन नहीं है, 4 होगी, अगर 4 कंडीशन नहीं है तो क्या होगा, 4 कंडीशन नहीं है तो वाइफ के पास एक राइट जनरेट हो जाता है खुद ही, एक इम्प्लाइड पावर आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है कि वो ना अपने अपने हस्बैंड के बिहाफ पे नीड एंड नेसेसिटी को, जो बेयर नीड एंड नेसेसिटी है, थिंग्स होगी, कुछ गुड्स हो गया, उसको वो बाय कर सकती है किसके बिहाफ पे, हस्बैंड के बिहाफ पे, ठीक है। इसके लिए कौन होगा लायबल, उसके लिए लायबल होगा उसका हस्बैंड, ठीक है। ये हो गया इम्प्लाइडली, ये भी हो जाता है एक फैमिली मैटर में इम्प्लाइडली। अब इसने एक्सप्रेसली तौर पे थोड़ी ना बोला कि तुमने लिख के या रिटर्न में नहीं दिया, खाली एक बोला क्योंकि फैमिली का मैटर है। एक यहाँ पे भी एक हस्बैंड एंड वाइफ के इम्प्लाइड रिलेशन को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन की। एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये भी एक मिनट, ठीक है, ये फटाफट ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है ये वैसे। एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, अब रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन होता है एक तरीके का परमिशन होता है वैसे ये एजेंसी। पढ़िए इसकी मैं हेडिंग जो बता रहा हूँ, टाइटल बता रहा हूँ, सब हेडिंग, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। मतलब रेक्टिफाई किसके थ्रू करना है, एजेंसी के थ्रू। एजेंसी का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल, एक तरीके से प्रिंसिपल करेगा रेक्टिफाई। तो ये क्या वो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, इसके लिए तो आपको एग्ज़ाम्पल से ही समझना पड़ेगा। ए बी सी, प्रिंसिपल उस टाइम पे गया हुआ है कहीं बाहर, है नहीं। बी ने क्या करा, बियॉन्ड द स्कोप एंड अथॉरिटी, मतलब अपने स्कोप एंड अथॉरिटीज़ के बाहर जाके कुछ गुड्स इसके, किसके, प्रिंसिपल के, जो कि इसकी अथॉरिटी नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकते हो, या कुछ पैसे, कुछ भी लगा लो जो कि प्रिंसिपल का हो, इसमें प्रिंसिपल का होना कंपलसरी है, उसे उठा के थर्ड पार्टी को दे दिया, थर्ड पार्टी सी को दे दिया। बाद में इस ए को चल जाता है पता। अब ए गुस्से में होता है कि भाई इसकी लगेगी क्लास, बट वो कंडीशन और सरकमस्टेंसेस को देखते हुए वो बी को कुछ नहीं कहता है। उसका मूड बदल जाता है जब उसकी बातों को सुनता है या उसे बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। ए को बेनिफिट मिल जाता है या कुछ भी ऐसा होता है जिससे उसका जो गुस्सा शांत हो जाता है और वो उसे रेक्टिफाई करना चाहता है, ठीक है। तो वो उस एक्ट को रेक्टिफाई करता है, ठीक है। रेक्टिफाई होता है, ठीक करता है, गलती को माफ़ कर देता है। ये भी एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। एक्सप्रेसली कैसे हो सकता है, ये बोल सकते हैं कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, ठीक है, या लिख के दे चलो कोई बात नहीं दोबारा मत करना, ऐसा ऐसी ऐसी बात है। एक्सप्रेसली हो गया, इम्प्लाइडली हो गया, कुछ नहीं बोला चलो छोड़ो, इग्नोर करो उस बात को, आगे हो गया, ये इम्प्लाइडली हो गया, ठीक है। किसके थ्रू, ए के थ्रू। अब देखिए, अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको, वो कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है गाइस। व्हेन एग्रीमेंट डज नॉट अनऑथराइज्ड एक्ट, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन इन द फर्स्ट, ठीक है। या तो ये ऐसे हो सकता है रेक्टिफिकेशन, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो कि
ऐसा ऐसा भी हो सकता है रेक्टिफिकेशन कि उसे अथॉरिटी ना हो, एक ऐसा भी हो सकता है कि उसे अथॉरिटी दी गई हो कि उसके बिहाफ पे और प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो कर सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया हो अथॉरिटी। दो केस हो सकते हैं, एक में दिया है, एक में अथॉरिटी है, एक में नहीं है, ठीक है। जिसमें अथॉरिटी नहीं है वो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है कि नहीं। बस शर्त ये होती है कि अब कि मतलब वो जैसे इलीगल काम ना हो, या जो है उसके साथ बाइंडिंग होना चाहिए, किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ बाइंडिंग होनी चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी जो अथॉरिटी से वो बाहर हो, इलीगल हो, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी और पे का नुकसान ना हो, थर्ड पार्टी का। ये सब कंडीशन के अंदर है, वो मैं कंडीशन आपको बताता हूँ एक एक करके। अब चलो कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं, इसकी क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे रेक्टिफिकेशन हो सकती है। रेक्टिफिकेशन आपको पता चल गया ना, एक तरीके से रेक्टिफाई कर देते हैं, उसे ठीक कर देते हैं, मतलब परमिशन दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल के थ्रू। अब बात करते कंडीशन ऑफ वैलिड रेक्टिफिकेशन की, किस किस रेक्टिफिकेशन को वैलिड समझा जाएगा, ठीक है ना। वैलिड होना ज़रूरी है, वॉइड होगा तो रेक्टिफिकेशन नहीं माना जाएगा ना। अब इंटेंशन ऑफ एजेंट मस्ट बी बाइंडिंग द प्रिंसिपल, जो इंटेंशन होती है किसकी, एजेंट की, जिस इंटेंशन से उसने कोई काम किया था, जैसे इसने ए का कोई सामान उठा के दिया था किसको, सी को, बी ने, तो ये इंटेंशन और जो उसने एक्टिविटी की है, जो भी एक्ट किया है, वो किसके साथ बाइंडिंग है। बाइंडिंग का मतलब है उसका लेना देना किसके साथ है, ए के साथ, प्रिंसिपल के साथ ही है ना, तीसरे बंदे के साथ तो नहीं है ना। तो प्रिंसिपल ठीक नहीं कर सकता था वहाँ पे, अगर तीसरे किसी और बंदे के साथ होती, यहाँ प्रिंसिपल के साथ ही तो रेक्टिफिकेशन वो कर रहा है, कंपनी उस अपने एजेंसी का हेड कर रहा है वो अपना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, देयर शुड बी एक्ट कैपेबल ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। अब देखिए वही चीज़ मैंने बताई थी आपको, मतलब जो रेक्टिफिकेशन कर रहे हो वो कैपेबल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, मतलब उसे उस एक्ट को रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, इतनी पावर हो उसके अंडर में हो, अथॉरिटी के अंदर, किसके, प्रिंसिपल के, कि वो रेक्टिफाई कर सके। अगर इलीगल कोई काम करा है उसने, इलीगल काम करा है, तो अब उसे तो इसके अंडर में है नहीं ना, वो तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, उस पर केस हो जाएगा, तो वो तो बहुत उसके प्रिंसिपल के भी स्कोप एंड अथॉरिटी के बाहर काम हो जाता है, वो उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस पर कर सके, क्योंकि इलीगल काम आपको पता है वॉइड एब इनिशियो होता है, कि शुरू से ही इन द बिगनिंग ऑफ ये चीज़ जो होती है ये वॉइड होती है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, द प्रिंसिपल मस्ट बी in existence at the time when the act was conducted and also when he ओके। जब रेक्टिफाई कब किया जा सकता है, जब ये इन दोनों का रिलेशन कायम हो, किसका रिलेशन कायम हो, ए का और बी का, मतलब दोनों एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन बना होना चाहिए। जिस समय उसने ये पैसे उठा के इसको या गुड उठा के दिए थे, किसको, सी को दिए थे, उस समय भी इनका रिलेशन था, और जब इसने रेक्टिफाई करा उस समय भी इनका रिलेशन था, तो ये दोनों होना ज़रूरी है, तभी रेक्टिफाई हो सकता है। कि इसमें वही बताया रिलेशनशिप इनका होना चाहिए, मतलब रिलेशनशिप जो है एग्जिस्टेंस में होना चाहिए दोनों का। अब रेक्टिफिकेशन मस्ट नॉट इंजरी टू थर्ड पार्टी, वही बताया मैंने आपको पहले बताया कि तीसरे बंदे को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो रेक्टिफिकेशन उसी का हो सकता है जब जो कि इसके साथ बाइंडिंग है, प्रिंसिपल के साथ। अब थर्ड पार्टी को इंजरी नहीं होनी चाहिए इससे, ठीक है। तो रेक्टिफाई के ये कंडीशन के अगेंस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल नहीं कर सकता। फिर तो प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्रिंसिपल अब वही है कि रेक्टिफिकेशन कब कर सकता है, जब वो खुद ही कॉम्पिटेंट हो भाई। अब वो खुद ही कॉम्पिटेंट नहीं है, मैंने कॉम्पिटेंट का मतलब बता दिया है आपको। प्रिंसिपल माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, तो कॉम्पिटेंट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो भाई रेक्टिफिकेशन करने के लिए भी कॉम्पिटेंट है। ड्यूरिंग कब, जब इन दोनों के वो काम को हुआ और रेक्टिफाई करने के दौरान, ठीक है।
प्रिंसिपल मस्ट है, मतलब मटेरियल फैक्ट का पता होना चाहिए किसको, प्रिंसिपल को। मटेरियल फैक्ट बोले तो क्या मटेरियल फैक्ट होता है कि गाइस जैसे जिस जो जो काम हुआ है, जैसे उसका पता है मटेरियल फैक्ट क्या था उसका, चाहे उसके गुड्स को उसने उठा के उसको दिया था या पैसों को उठा के उसको दिए थे, तो ये सारे मटेरियल फैक्ट हो गए। जिस मैटर पे जिस सब्जेक्ट पे बात करी जा रही है ना, उसको मटेरियल फैक्ट की कैटेगरी में ही डाल सकते हो आप, ठीक है ना। जिसके ऊपर ये सारा चीज़ हुई है, जिसके, तो वो मटेरियल फैक्ट के ऊपर आ गया। अब बात करते हैं इसके 7th पॉइंट की। अब रेक्टिफाई करेगा ना, ये जो रेक्टिफाई करेगा वो सारी ट्रांजैक्शन का होगा, चाहे इसने 5 लाख रुपए दिए इसको, ठीक है। अब वो कहेगा रेक्टिफाई करना है मेरे को, प्रिंसिपल कहेगा 1 लाख का करना है, 4 लाख को रेक्टिफाई नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। रेक्टिफाई एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का नहीं हो सकता, होल ट्रांजैक्शन का होगा। 5 का रेक्टिफाई होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो और एक रीज़नेबल टाइम के अंदर होगा। अब यही था बस, रेक्टिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन शुड बी डन। कम्युनिकेशन होनी चाहिए दोनों के अंदर रेक्टिफिकेशन के रिलेटेड, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा एक तो वीडियो भी, एक मिनट गाइस, ओके। अब थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किस चीज़ की, अब सेक्शन 190 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेक्शन 190 में है व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट वर्क। अब थोड़े से अब मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं गाइस, कि द एजेंट कैन नॉट डेलीगेट वर्क। अब इसके अंदर यही बताया गया वन सेक्शन 190 के अंदर के जो एजेंट है अपना काम को किसी और एजेंट, सब एजेंट को, जो एजेंट के नीचे, उसको नहीं दे सकता है या हायर नहीं कर सकता है। इसने ये बताया लीगली और लॉफुली एजेंट नॉन हायर एक्सप्रेसली नॉट हायर सब एजेंट, मतलब एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली तौर पे जो एजेंट होता है ना प्रिंसिपल के नीचे जो काम करता है, इसके ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल है, इसके नीचे जो काम करेगा वो ना किसी सब एजेंट को हायर नहीं कर सकता। उसके लिए उसको प्रिंसिपल की परमिशन लेनी पड़ेगी, सेक्शन 190 के अंदर बताया। एक्सेप्शन है इसकी कुछ, परमिशन होनी चाहिए प्रिंसिपल की, प्रोडक्टिव वर्क नहीं होना चाहिए इसका, कस्टम ऑफ ट्रेड प्रोवाइडिंग, जहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ सब वर्कर्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कस्टम ऑफ ट्रेड जैसे हो जाता है ना के अंदर कुछ सब वर्कर्स की ज़रूरत हो जाती है, एमरजेंसी सर्कमस्टेंसीज आ जाती हैं, और एजेंट को लगता है जहाँ पे और वर्करों की ज़रूरत है तो तब इन केस में वो हायर किए जा सकते हैं, अदरवाइज़ तो वो विदाउट परमिशन तो नहीं होगा। इसमें इतना ही बताया है। अब सेक्शन 191 में आ जाते हैं। ओके, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, बट अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है तो थोड़ी देर बने रहना पड़ेगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं जल्दी कवर करूँ। ओके, सेक्शन 191 में बताया गया कि प्रिंसिपल अब इसमें बताया गया 190 का है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयड बाय एन एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट
एक होता है प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस सब एजेंट। ये देखिए, वैसे सेक्शन 191 के अंदर क्या बात बताई है, जो सब एजेंट होते हैं ना, सब एजेंट वो एक एजेंट के नीचे काम करते हैं। अगर प्रिंसिपल परमिशन दे रहा, वो जो मैंने बता दी है अभी ऊपर, कुछ एक्सेप्शंस भी बता दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर उस कंडीशन के अंदर कोई एजेंट सब एजेंट के नीचे काम कर रहा है, एजेंट के नीचे सब एजेंट काम कर रहे हैं, तो वो किसके नीचे काम करेंगे, एजेंट के नीचे काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। दैट सब एजेंट वर्क बिलो द एजेंट के नीचे, पर प्रिंसिपल के नीचे एजेंट काम करता है और एजेंट के नीचे सब एजेंट काम करते हैं, आपको पता ही, मैंने बता ही दिया। अब सेक्शन 192 के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है प्रिंसिपल की परमिशन, सेक्शन 190। अगर प्रिंसिपल को लगता है एजेंट की ज़रूरत है, तो वो परमिशन दे सकता है सब एजेंट को। एजेंट को बोलेगा कि सब एजेंट को तुम एक हायर कर लो उसके बिजनेस पर्पज़ के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो सब एजेंट आएंगे ना, वो सारे के सारे सब एजेंट के लिए लायबल कौन होगा, प्रिंसिपल। अगर कुछ सब एजेंट नुकसान करवाते हैं तो उसके लिए सारा का थर्ड पार्टी सारी भरपाई प्रिंसिपल से ही लेगी, ठीक है। और वो देने के लिए बाउंड रहेगा कौन, प्रिंसिपल, ठीक है। अब सेक्शन 193 की भी बात कर लेते हैं। वहाँ पे बताया कि विदाउट परमिशन सब एजेंट को अपॉइंट करता है कौन, एजेंट करता है। तो उसके लिए कौन लायबल होगा, उसके लिए लायबल होगा एजेंट, ठीक है। पर थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड है, वो प्रिंसिपल पे केस करे या उसी एजेंट पे केस करे सब एजेंट की गलती के करके। पर कंपनसेशन तो ली जाएगी एजेंट से ही, क्योंकि उसने बगैर पूछे काम किया, 193 के अंदर बताया। और ये आंसरेबल किसको होगा, सब एजेंट, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आंसरेबल होगा प्रिंसिपल को, ठीक है। सब एजेंट, जो सब एजेंट होंगे वो आंसरेबल होगा एजेंट को। अगर ऐसा कोई गलती करता है वो उसका आंसर लेगा, और एजेंट उसका जो एजेंट होगा वो प्रिंसिपल को होगा। वही एक चेन बन गई है थोड़ी सी। एजेंट इज बाउंड एंड रिस्पॉन्सिबल थर्ड। जो एजेंट होगा ना, इन केस में अगर सब एजेंट कोई काम करता है, कुछ नुकसान करा देता है, गाली गलौज लड़ लेता है किसी क्लाइंट से, थर्ड पार्टी से, या नुकसान कर देता है उसका, तो एजेंट होगा वो प्रिंसिपल को भी रिस्पॉन्सिबल होगा और उस थर्ड पार्टी को भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, कंपनसेशन में। और जवाबदेही इसकी बनेगी। अब सब्स्टिट्यूट एजेंट के बारे में बताया, सेक्शन 194 और 195 के अंदर बताया है। अब सब्स्टिट्यूट एजेंट के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूट एजेंट, इस सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट में फ़र्क होता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंट टू सब एजेंट विद द प्रिंसिपल। देखिए, जो एजेंट होता है इसके नीचे, ये एजेंट है ए, अभी फ़िलहाल के लिए ए है, एजेंट हो गया। इसके नीचे जो काम कर रहा है सब एजेंट हो गया, ठीक है। पर सब्स्टिट्यूट एजेंट के अंदर क्या होता है, अब मैं पूरा ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। ए तो हो गया था हमारे हमेशा की तरह प्रिंसिपल, सी और थर्ड पार्टी एजेंट। ये यहाँ पे आ गया सब्स्टिट्यूट एजेंट, एक मिनट सॉरी। ये सब्स्टिट्यूट एजेंट को अब किसके नीचे काम करेगा, ये करेगा, ये भी एक तरीके का सब एजेंट ही होता है, पर ये काम करता है किसके नीचे, सब एजेंट ही होता है, पर काम करता है सीधा प्रिंसिपल के नीचे। सब्स्टिट्यूट एजेंट इसके नीचे करता है, अपॉइंट करने को ये इसे बोलेगा कि अपॉइंट करो, ये बी अपॉइंट करेगा सब्स्टिट्यूट एजेंट को, पर ये काम करेगा इसके नीचे। पर सब एजेंट जो होते हैं वो इसके नीचे काम करेंगे, किसके नीचे, एजेंट के नीचे। सब्स्टिट्यूट एजेंट प्रिंसिपल के नीचे काम करता है। कल को कोई नुकसान होता है, सब्स्टिट्यूट एजेंट करता है, इसने कुछ सजेशन के लिए रखा है मान लो, और इसने कुछ नुकसान करवा दिया सब्स्टिट्यूट एजेंट ने,
उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया, तो हायर करने को इसने वो प्रिंसिपल ने बेशक से भी एजेंट को बोला था कि सब्स्टिट्यूट एजेंट ला के दो मुझे, पर इस कंपनसेशन या रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ का इसकी इसकी जो सब्स्टिट्यूट एजेंट की वजह से नुकसान हुआ वो एजेंट नहीं होगा, वो प्रिंसिपल खुद कंपनसेट करेगा थर्ड पार्टी को। ठीक है, और एजेंट सब एजेंट का भी यही था, अगर इसके कहने पे लाते हैं और उससे फिर नुकसान होता है तब भी ये भरेगा प्रिंसिपल। और ये जो सब्स्टिट्यूट एजेंट है, याद रखना कि एजेंट के नीचे काम नहीं करता, प्रिंसिपल के करता है, सब एजेंट बेसिस से करते हैं। अब सब्स्टिट्यूट एजेंट का भी आपको पता चल गया। सेक्शन 194 पे आ जाते हैं। अनदर पर्सन विद द प्रिंसिपल परमिशन फॉर एनी पार्टी बिजनेस दैट इज, वही है 194 और 95 के अंदर मैंने बता दिया। किसी भी बिजनेस के लिए सब्स्टिट्यूट एजेंट के को अपॉइंट करा जाएगा किसी बिजनेस के लिए, किसके कहने पे, प्रिंसिपल के कहने पे। कौन करेगा, ये करेगा हमारा एजेंट करेगा। और 195 के अंदर क्या बताएगा, मतलब प्रेफर करेगा, इसमें 195 के अंदर भी वही बताया हुआ है। 194 195 के अंदर सेक्शन यही बताया हुआ है। बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट एजेंट के बारे में बोलते हैं, एक में अपॉइंट करने की बात है, दूसरे में कि कैस कौन अपॉइंट करेगा ये बता रहे हैं। 194 में एजेंट करेगा और 195 में बता रहे हैं कि ये प्रेफर करेगा किसे, सब्स्टिट्यूट एजेंट प्रिंसिपल की डिमांड पे। ठीक है, और ये जो सब्स्टिट्यूट एजेंट हो गए उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होंगी। कौन सी क्वालिटीज़ होंगी, उसके पास गुड नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, और वो जो एजेंट का अपॉइंट कर रहा है सब्स्टिट्यूट एजेंट पे, उसका जो इंटेंशन होगा फ्रॉडफुली नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होगा जो अपने इंटरेस्ट में काम लेना है उससे, या कुछ ऐसा फ्रॉडफुली इनके फ्यूचर में नहीं आना चाहिए कि इस बेस पे तुमने सब्स्टिट्यूट एजेंट को हायर किया था। अगर ऐसा कुछ आएगा तो कंपनसेशन में ये भी एक भागीदार होगा। कौन, हमारा एजेंट भी होगा। एजेंट को जैसा कहा है वैसे करेगा, अगर अपना इंटरेस्ट नहीं होगा, फ्रॉडफुली काम करेगा, तो वही इसको भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा एजेंट को भी। अब कोई नेग्लिजेंस, वही लापरवाही वगैरह आ जाती है ना, तो वही होगा। अब आगे बता देता हूँ मैं। अब आगे आ जाता है, रिलेशन की बात करते हैं किसकी। अब थोड़ी सी रिलेशन पे आ जाते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं, 1 घंटे की वीडियो होने वाली होगी हमारी। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे पता है कि बोर हो रहे होगे, पर थोड़ी देर होल्ड रहोगे तो आपका कंसेप्ट पक्का क्लियर हो जाएगा सारा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब रिलेशनशिप बात करते हैं। वैसे अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो 3 तरह के रिलेशन हो सकते हैं। अभी तो ये रहने देते हैं, 1 मिनट। अभी सेक्शन 2 हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की बात करते हैं। टर्मिनेशन एजेंसी में क्या होता है, प्रिंसिपल के पास राइट, इसमें दो सेक्शन 201 में क्या बताया हुआ, बस नॉर्मल बातें हैं। सेक्शन 201 में बताया प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो जो एजेंट को है हटा सकता है, और सेक्शन 202 में है कि इसमें टर्मिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि जिसमें नहीं हटाया जा सकता एजेंट को। अब सेक्शन 203 में बोला गया रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बिफोर इट हैज़ बीन एक्सरसाइज। ठीक है, अब जब एजेंट को कोई प्रिंसिपल हटाता है तो कब कब उसे रिवोक करा जा सकता है। सेक्शन 203 में बताया रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बिफोर इट हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड। मतलब कि जैसे रिवोक तब करा जा सकता है जब वो मतलब अपने कुछ काम जो दिया हुआ है वो करना शुरू नहीं किया। जैसे प्रिंसिपल ने कोई काम बोला है, अब उस काम को उसने करना भी स्टार्ट नहीं किया है,
या उसमें अभी बीच में काम कंप्लीट हुआ नहीं है, या बीच में ही अभी वो काम अधूरा है, स्टार्ट हो चुका है पर, तो उसे रिवोक नहीं किया जा सकता। वैसे ही बताया, जैसे उस काम से पहले जैसे एलिजिबिलिटी उसकी उसकी जनरेट नहीं होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन, एक्सरसाइज, मतलब ये सारी चीज़ें जो एलिजिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एक्सरसाइज उसकी जनरेट नहीं होनी चाहिए, मतलब उस काम के प्रति जो काम उसने प्रिंसिपल ने दिया है अभी स्टार्ट ना किया हो। अगर स्टार्ट कर दिया तो नहीं हटा सकता है ऑफ एजेंट। अगर ये सारे काम इसने अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, वो उसका जो जैसे जो भी काम दिया है एलिजिबिलिटी और ऑब्लिगेशन और एक्सरसाइज उसने अभी नहीं स्टार्ट किया, तो उसे बीच में नहीं हटाया जा सकता। वही चीज़ सेक्शन 204 में बताई है, नॉट रिवोकेशन ड्यूरिंग द अथॉरिटी वर्क। अथॉरिटी का कोई काम कर रहा था, अब नहीं हटाया जा सकता उसे। एन एजेंट इज़ परफॉर्मिंग, जब एजेंट अपनी परफॉर्म करता है लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन, ठीक है ना, कोई काम के पार्ट को परफॉर्म कर रहा है और वो एक्सरसाइज में है और उसे काम को कर रहा है, तो उसे बीच में इस तरह नहीं हटा सकता। अगर हटाएंगे तो उसे कंपनसेशन देनी पड़ेगी। किसे देनी पड़ेगी? प्रिंसिपल को देनी पड़ेगी अगर वो बीच में हटाएगा। किसे? एजेंट को। अगर एजेंट काम के बीच में छोड़ के जाता है, यहाँ ध्यान रखना, थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, अगर वो बीच में हटाता है काम के तो प्रिंसिपल को कंपनसेशन एजेंट को देनी पड़ेगी। अगर एजेंट जैसे प्रीमेच्योर वर्क होता है ना, कि छोड़ के बीच में काम चला जाता है, काम के बीच में हट जाता है, काम से पहले ख़त्म होने से पहले ही, तो उसमें एजेंट को प्रिंसिपल को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। सेक्शन 206 में रिवोकेशन बाय एजेंट की बात, रिनंसिएशन बाय एजेंट की बात की गई है। मतलब एजेंट खुद से अपनी तरफ से काम को छोड़ सकता है जब चाहे, ये बात की गई है। ठीक है ना। सेक्शन 206 में बताई गई है, 205 में बताई है। अगर वही बताया मैंने, प्री मेच्योर टर्मिनेशन है। प्री मेच्योर टर्मिनेशन का यहाँ पे ये मतलब है, अगर विदाउट सफिशेंट केस है, प्री मेच्योर टर्मिनेशन का सफिशेंट केस होते हैं कुछ, अगर उसके बीच में छोड़ता है तो बात अलग है। ठीक है ना, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तब उस पर कंपनसेशन का क्लेम नहीं कर सकता प्रिंसिपल। अगर प्री मेच्योर टर्मिनेशन दे रहा है और कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तो भाई तब तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा प्रिंसिपल को। सेक्शन 207 में रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन में भी एक्सप्रेस, जो रिवोकेशन है, जो रिवोक हो रहा, रिवोक किया जा रहा है, किसे? जो रिवोकेशन होता है तो वो तो देता है प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल हटाता है। रिनंसिएशन होता है एजेंट खुद छोड़ के जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एक्सप्रेस तौर पे हो सकती है, इम्प्लाइड तौर पे हो जाती है। एक्सप्रेस ओरली रिटन, इम्प्लाइड कुछ बिहेवियर या सरकमस्टेंसेस। ये 207 में बताया सेक्शन। अब 205 में, सेक्शन 205 में क्या बताया? बनाने वाले दो प्रीमेच्योर रिवोकेशन एंड देन द कंपनी। अगर वही 205 में वही बताया हुआ है जो मैंने अभी आपको अभी पीछे भी बताया था कि भाई जो भी पार्टी प्रीमेच्योर टर्मिनेशन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड में छोड़ के जाएगी, दूसरी पार्टी को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। 206 में भी सारी ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है ना, वही मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। मतलब वही, अब देखिए 206 में मैंने बताया था कि वो छोड़ सकता है, रिनंसिएशन दे सकता है। 203 में भी मैंने आपको क्या बताया था? प्रिंसिपल कैन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। ठीक है। और 209 में, अब 209 में डेथ और इंसैनिटी की केस आती है, किसे? प्रिंसिपल को। ठीक है गाइस, प्रिंसिपल को आ जाती है। अब अगर मान लो प्रिंसिपल मर जाता है बीच में, किसी काम के बीच में मर जाता है कभी भी, और इंसैनिटी हो जाता है, या तो इंसैनिटी मतलब अनसाउंड माइंड हो जाता है, पागल वगैरह हो जाता है, तो उस केस में देखना क्या होता है। जो एजेंट है वो काम को बंद नहीं कर सकता है। एजेंट को जो
मतलब प्रिंसिपल के काम को हो गया, प्रॉपर्टी को हो गया प्रोटेक्ट करना, उसकी जिम्मेवारी आ जाती है उस पर। ऐसे नहीं है बीच में छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है, तो उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। डन, उसे पेंडिंग वर्कों को करना पड़ेगा। और जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, किसके, प्रिंसिपल जो मर चुका है, उसके आगे सारी डॉक्यूमेंटेशन से और इंटरेस्ट होती है सारी चीज़ों का, उसको उनको मतलब नॉलेज उनको देनी पड़ेगी और उनकी हेल्प करनी पड़ेगी थोड़ा काम में। इस्टेब्लिश जब तक नहीं हो जाता, स्टेबल नहीं हो जाता जब तक काम, कब तक, जब तक बस। अब सेक्शन 208 में आ जाते हैं। इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन ओनली वंस द कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड। देखिए 208 में बता रहे सेक्शन के, इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन ओनली वंस द कम्युनिकेशन इज़ रिसीव्ड। मतलब जब तक हम ये बोल सकते हैं कि जब तक एक जो भी जैसे टर्मिनेशन, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को निकाल दिया मान लो, और उसके लिए एक नोटिस करा, और वो नोटिस दिया, और नोटिस जब तक उसके पास नहीं पहुंचेगा, किसके पास, एजेंट के पास, तब तक वो, अगर वो बीच में काम कर रहा है और जब तक, तब तक वो समझ लो काम पे ही रहेगा। आज दिया उसने नोटिस, और मान लो नोटिस पहुंचता है 3 दिन बाद, तो और वो 3 दिन तक अपना काम कर रहा है, तो सारा का सारा पैसा जो है कंपनसेशन, ये जो भी पैसा है वो उससे कर सकता है, क्योंकि उसके पास नोटिस पहुंचा नहीं है। जिस दिन से नोटिस पहुंच जाएगा उस दिन से वो टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है, चाहे वो एजेंट हो चाहे प्रिंसिपल हो, ठीक है ना। जिस दिन इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी उस दिन से हो जाएगा। सेक्शन 210 क्या कहता है, टर्मिनेशन ऑफ ऑल सब एजेंट विच इज अपॉइंटेड बाय एजेंट। अगर एजेंट हटेगा, एजेंट को टर्मिनेट किया जाएगा, तो उसके नीचे जितने सब एजेंट हैं वो सब के सारे खुद अपने आप हट जाएंगे। बस इसकी एक्सेप्शन से जो सब एजेंट में, जैसे कई बार कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जिन पे प्रिंसिपल का एक ट्रस्ट बन जाता है, कुछ हो जाती है, कंडीशन हो जाती है जिससे उनको स्पेशल कुछ वर्क मिल रहा होता है, कुछ स्पेशल काम होता है, तो वो उसके ऊपर डील करता है कि वो ना, जैसे उसके ऊपर डील करता है कि 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, वो उसके ऊपर डील करता है कि भाई वो कैसे अपने आप को जो काम है उसका, वो उससे मतलब उसे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करके मतलब एक सब एजेंट को उसको रख सकता है अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट में नाम हो, मेंशन हो तो। अब देखिए इसमें बात है, एजेंट को कब हटाया नहीं जा सकता है। जैसे इसमें सेक्शन 202 में ये बोला गया कि जैसे पर्सनल इंटरेस्ट की बात की गई किसके, ठीक है, एजेंसी को तब तक नहीं करा हटाया जा सकता है जब, मतलब जैसे पर्सनल इंटरेस्ट की मेन बात ये है, जैसे पर्सनल इंटरेस्ट है किसी एजेंट का, और किसी एक प्रिंसिपल ने बोला कि भाई एंड सब्जेक्ट मैटर दैट पर्पस इज नॉट एंड, मतलब आके एक डील हुई है दोनों के बीच में कि जब तक ये पर्पस हमारा अचीव नहीं हो जाता, अचीव नहीं हो सकता तब तक हम तुम्हें जो है, अचीव नहीं हो सकता जब तक हमारा ये पर्पस, तब तक हम तुम्हें कैसे मतलब ये प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं। अभी हमारा जो बजट है जो भी अभी चल नहीं रहा, तो एक बोला कि ये काम तुम करोगे, इससे जो प्रॉफिट होगा इस काम से, तो उस प्रॉफिट का कुछ उसमें से तुम अपना इस काम का भी, मतलब जो काम कर रहा है फ्री में तो कर नहीं रहा होगा ना, तो उस जो काम करने को बोला उस काम का प्रॉफिट और जो उसका पेंडिंग प्रॉफिट है वो भी ले ले। तो उसने अपना काम किया, तो उसमें इस काम में इसका स्पेशल जो इंटरेस्ट आ जाता है सब्जेक्ट मैटर में, तो उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर है। तो गाइस और नीचे अभी आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ सर्वेंट, 1 मिनट, सर्वेंट के उसमें बता देता हूँ। देखिए सर्वेंट
सर्वेंट और एजेंट में थोड़ा सा फ़र्क बता दो। एजेंट के जो मल्टीपल प्रिंसिपल होते हैं, सर्वेंट का प्रिंसिपल नहीं मतलब एक ही होता है, वो सैलरी बेस पे होता है। और एजेंट जो होता है जैसे वो डिपेंड करता है काम के ऊपर कि जितना काम आ रहा है ही वर्क सेवरल रिलेटेड है, वो अलग अलग प्रिंसिपल के लिए काम करता है। जैसे ये अपना सैलरी बेस पे होता है सर्वेंट, तो एजेंट क्या करेगा, एजेंट जब वही है कि डीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई पार्टनरशिप मतलब उस तरह रख लेते हैं कि इतने परसेंटेज ले लेना तुम इस काम को कराओगे, तो ऐसे ऐसे होता है। और जैसे इसके मल्टीपल प्रिंसिपल होते हैं, तो इसके एक ही प्रिंसिपल होता है, ठीक है। मतलब देखो अभी यहाँ पे बताया सर्वेंट, ये सर्वेंट मतलब जैसे सर्वेंट होता है तो एजेंट बन सकता है, पर एजेंट सर्वेंट नहीं बन सकता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसका मैं सेकंड पार्ट ज़रूर बना रहा हूँ अभी। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी है इसलिए मैं अभी बाकी का जो भी है अगले पार्ट में मैं आपके ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन से स्टार्ट कर दूँगा एजेंट की, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताऊँगा, उसके बाद अगले में आपके सारा पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस। तो गाइज़, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।